हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय 5 कार्य ऊर्जा और शक्ति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में और कार्य से जुड़े हुए एग्जाम्पल 5.3 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कार्य यानी कि वर्क। वर्क किसे कहते हैं? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कार्य किसे कहते हैं, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आपको इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें दो लड़के हैं जो कि फ्रिज को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कोशिश कर रहे हैं इस फ्रिज को हटाने की। दोनों ही अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। पहला इंसान है जो कि इस तरह से इस पर फोर्स लगा रहा है, दूसरा इंसान है जो कि इस तरफ से इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या आप मानेंगे कि ये दोनों काम कर रहे हैं? हो सकता है कि आप ये कहें कि यस, ये दोनों काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं इसको हटाने की, ये फोर्स भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस से हम यही मानते हैं कि यहाँ पे कार्य हो रहा है। लेकिन अगर हम साइंस के लैंग्वेज में समझें, तो यहाँ पर कार्य इन दोनों के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। यानी कि साइंस की लैंग्वेज में इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य शून्य है। यानी कि ये दोनों कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर देने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर साइंस की लैंग्वेज में कार्य होता क्या है, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि वहां पर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा था, तो फिर कार्य कब किया जाएगा। सो लेट्स सी। सो अगर अब आप स्क्रीन पर ये इमेज देख रहे होंगे जहां पर एक लड़का है जो कि एक ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है उसने, और उस ऑब्जेक्ट पर वो एक फोर्स लगा रहे हैं। आप इसके डायरेक्शन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो उसने पकड़ रखा है, उस पकड़ने पर उसने एक फोर्स लगा रहा है, जो कि इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस डायरेक्शन पर। जब इसने ये फोर्स लगाया, तो उस समय आगे के डायरेक्शन में एरो जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस एरो के डायरेक्शन पर इस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि विस्थापन हुआ। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उस पर डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो यहाँ पहुंच गया है। बल लगाने पर उस पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो खिसक कर दूसरी जगह पर पहुंच गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो थीटा एंगल है, थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है एफ और डी के बीच में बना हुआ एक कोण। ठीक है, तो ये क्या है? जब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद उस पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब हम कहेंगे कि इस इंसान ने यहाँ पर क्या किया है? कार्य किया है। तो यहीं से हमारे पास एक कार्य की डेफिनेशन निकल कर आ जाती है। और वो डेफिनेशन क्या होती है? वो डेफिनेशन होती है कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य। ओके, इसने बल लगाया, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो बल के विस्थापन की दिशा, बल का विस्थापन कहाँ पे है? बल का विस्थापन इस डायरेक्शन में है, तो इस बल के विस्थापन के अनुदिश एक घटक होगा। हम पढ़ते हैं ना घटक, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, तो एक घटक होता है एक्स कॉस थीटा, एक घटक होता है वाई साइन थीटा। इस तरह से घटक पढ़ते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जिस डायरेक्शन में इसका विस्थापन हुआ है, उसके अनुदिश आपको घटक लेना है। उसके अनुदिश घटक कौन सा हो जाएगा? दिस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, राइट? और बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा विस्थापन, उसके परिणाम के गुणनफल के रूप में हम परिभाषित करते हैं किसको? एक बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, इसको हम सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक बल है, तो उस बल के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो बराबर होता है, यानी कार्य हम तब कहेंगे जब उस बल, जो बल था, उस बल के, जो बल का विस्थापन हुआ, बल के विस्थापन की दिशा में जो अनुदिश घटक होगा, वो अनुदिश घटक कितना होता है? वो होता है कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। और और विस्थापन जितना हुआ है, उस विस्थापन की जब आप गुणा करेंगे, गुणनफल निकालेंगे इन दोनों का, तो जो आपकी वैल्यू निकाली जाएगी, उतना ही आप क्या करेंगे? उतना ही आपने कार्य किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो और थीटा क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थीटा पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है। आप इस इमेज से भी इजीली दे सकते हैं। थीटा क्या होगा? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है
और जहाँ पर आपका विस्थापन हो रहा है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वही आपका क्या होता है, विस्थापन होता है, सॉरी वही आपका एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि कार्य बराबर होता है F cos थीटा डॉट D। D मतलब विस्थापन, F मतलब बल, cos थीटा क्या है, cos थीटा है बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक। ओके, आप नीचे वाले डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिस पर एक बल F लगाया गया, तो विस्थापन की दिशा के अनुदिश घटक होगा cos थीटा। विस्थापन उसका कुछ इस डायरेक्शन हुआ और विस्थापन होने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पहुंच गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कार्य किया गया। तो अब आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर कार्य शून्य क्यों हुआ था। यस, क्योंकि यहाँ पर दोनों के द्वारा बल तो लगाया गया था। यस, बल तो लगाया गया था, लेकिन बल की वजह से यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 था। फोर्स लगाया गया लेकिन वहां पे कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, इस वजह से हमारा वर्क डन जो है वो 0 आ गया था। ठीक है, यानी वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब हम ये समझते हैं कि जो कार्य हुआ, हमने जो कार्य हुआ, कोई भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाएगा। कब कब हम कहेंगे कि वर्क डन 0 है, भले ही हम वहां पे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब हम पढ़ेंगे ऐसी कंडीशंस को कि कब ऐसा होगा कि जहां पर जो है कार्य हुआ हुआ नहीं माना जाएगा। आप इस इमेज को देख रहे हैं, एक इंसान है जिसने हाथ पर क्या पकड़ा है, इसने हाथ पर एक बॉक्स पकड़ा है, एक बैग इसके हाथ पर, एक सूटकेस इसके हाथ पर है। सूटकेस जब उसके हाथ पर है तो क्या वो फोर्स लगा रहा है? ऑफ कोर्स लगा रहा है। उसने उसको पकड़ रखा है तभी फोर्स लगाया जाएगा। फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, इस तरह से पकड़ रखा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। ऑफ कोर्स वो बल लगा रहा है, अगर वो बल नहीं लगाएगा तो जो सूटकेस है वो नीचे गिर जाएगा जमीन पर, राइट, क्योंकि उसने बल लगा रखा है इसलिए वो सूटकेस के हाथ पर है, तो वहां पे बल लगाया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सूटकेस का, उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ऑफ कोर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सूटकेस बिल्कुल भले ही वहां बल लगाया जा रहा है लेकिन वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो क्या यहाँ पे वर्क डन होगा? ऑफ कोर्स वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा, वर्क डन यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो पहला कंडीशन आपको पता चल गया है, भले ही वहां पे फोर्स कितना भी अप्लाई किया जा रहा हो लेकिन अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर वहां पे कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वही हमें लिखा है कि अगर विस्थापन यहाँ पर शून्य होता है, अगर विस्थापन यहाँ पे शून्य होगा तो वहां पे कार्य क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और क्या हो अगर वहां पे बल शून्य हो जाएगा? देखो, अगर बल ही शून्य है, अगर कोई बल ही नहीं लगाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स वहां पे कार्य क्या हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा, है ना। एक और थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, मान लेते हैं कि एक जो पीछे एक इंसान था जो कि सूटकेस को लेके खड़ा हुआ था, मान लेते हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो चलना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन पर है। क्यों है? क्योंकि सूटकेस को कुछ हमने इस तरह से पकड़ रखा है, तो बल की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की साइड है, हम उसको नीचे नहीं गिरने दे रहे सूटकेस को, तो इसलिए बल की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ आगे की तरफ। यानी कि आप देखेंगे कि बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो हमारा होता है बल का, सॉरी जो कार्य का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो कितना होता है, कार्य का फॉर्मूला आता है W बराबर F cos थीटा डॉट डी। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू को रखेंगे, व्हाट इज थीटा इन दिस केस, थीटा हमारा है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यस, cos 90 की वैल्यू होती है 0। दैट मीन्स हमारा ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे भी कार्य की वैल्यू आ जाएगी 0। तो आपको तीसरी कंडीशन ये याद रखनी है, जब हमारा बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास जो जो वर्क डन होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे तीसरी कंडीशन। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन पढ़ी है जब हमारा वर्क डन शून्य होगा। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा कार्य बराबर शून्य होगा। तो इस 3 केस में हमारा कार्य बराबर शून्य होगा। पहला होगा जब वहां पर बल शून्य होगा, जब बल का मान शून्य होगा। सेकंड कंडीशन होगी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, यानी विस्थापन अगर शून्य हो तब होगा।
और तीसरा केस होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री कब होगी? वो 90 डिग्री तब होगी जब हमारे पास बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होंगे। तो इन 3 केस में हमारे पास कार्य की वैल्यू 0 आ जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा कार्य होता है वो 2 तरह से होता है। जब भी आप कार्य करेंगे, वो आप 2 तरीके से कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स हम 3 भी बोल सकते हैं। 3 तरीके से मतलब शून्य वाला कार्य हो गया जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे पास 2 कार्य होते हैं, 2 टाइप्स के कार्य होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कार्य, दूसरा होता है नेगेटिव कार्य, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है? हम कब बोलेंगे कि आप धनात्मक कार्य कर रहे हैं? मान लेते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, आपने इस पर क्या लगाया? एक बल लगाया, ठीक है? आपने बल लगाया और बल लगाने के बाद इसका विस्थापन भी हो गया, यानी इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था, उसी डायरेक्शन में इस पर एक विस्थापन हो गया और ये यहाँ पहुँच गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर आपने बल लगाया, जिस दिशा में आपने बल लगाया, उसी दिशा में इसका विस्थापन भी हो गया। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे कैसा काम किया? यहाँ पे आपने किया है धनात्मक कार्य। इस केस में आपने जो काम किया है वो पॉजिटिव काम हो जाएगा आपका, ठीक है? और इसी के विपरीत क्या हो जाएगा? नेगेटिव कार्य होगा। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो गया तो कौन सा काम हो जाएगा? वो हो जाएगा ऋणात्मक कार्य, ठीक है? इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, यदि आपकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रही है तो उस समय आपका जो कॉस थीटा का मान हो जाएगा वो धनात्मक आ जाएगा और ओवरऑल आपकी जो कार्य हो जाएगा वो आ जाएगा धनात्मक, ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपकी थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में आ रही है तो आपका कॉस थीटा आ जाएगा ऋणात्मक और ऋणात्मक आने वजह से आपका जो कार्य हो जाएगा वो आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है? आगे बात करते हैं कार्य ऊर्जा की विमा के बारे में। देखिए जो कार्य की विमा होती है वही ऊर्जा की विमा होती है, दोनों सेम ही होते हैं। तो उसकी विमा कितनी होती है? उसकी विमा होती है ml/2t-2। जिस तरह से ऊर्जा का मात्रक जूल होता है उसी तरह से कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है, ठीक है? ये जो आपके पास टेबल दिखाई दे रही है ये आपको पता होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी न्यूमेरिकल्स में कन्वर्जन करने के लिए आते हैं। 1 अर्ग इज इक्वल्स टू होता है 10 टू पावर -7 जूल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है? अगर आपको कभी कन्वर्ट करना होगा तो वहां पर आपको ये टेबल हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, 5.3 एग्जाम्पल्स की। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। एक साइकिल सवार था, उसने अचानक से ब्रेक लगाई। जैसे उसने ब्रेक लगाई तो फिसलता हुआ कितने दूर गिरा? वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर वो रुक गया। गिरा नहीं, सॉरी, रुक गया वो। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल, देखो जब ऐसी जो विधि हो रही थी, जब उसने ब्रेक लगाया था उसमें क्या हुआ? सड़क ने, देखो यहाँ पे है सड़क और मान लो ये हमारे पास साइकिल है, ठीक है? मान लीजिए कि साइकिल है, थोड़ा ऊपर बन गई वैसे। ये सड़क थी और ये साइकिल थी, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ? सड़क ने साइकिल पर एक बल लगाया। वो कितना बल था? वो था 200 न्यूटन का बल। सड़क ने साइकिल पर लगाया एक बल जो उसकी गति के विपरीत था। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। कार्य निकालना है, पर कैसा काम निकालना है, किसने काम निकालना है, ध्यान देना है। सड़क ने साइकिल पर कितना काम किया? जब सड़क ने साइकिल पे बल लगाया तभी तो वो रुकी ना साइकिल। साइकिल अगर हमने ब्रेक लगाया तो साइकिल रुकी क्यों? साइकिल इसलिए रुकी जैसे हमने ब्रेक लगाया, सड़क ने साइकिल पर एक बल लगाया। उस बल की वजह से उस बल ने काम करा और काम करने की वजह से वो साइकिल क्या हो स्टॉप हो गई। दिस इज फर्स्ट पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट में निकालना है कि उस साइकिल ने कितना बल लगाया सड़क पर, वो हमें निकालना है। क्या साइकिल ने को सड़क पे बल लगाया? बल नहीं, सॉरी, कार्य। कितना कार्य उसने किया वो भी हमें निकालना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पहले हमने कार्य से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो आई होप आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अब। सो हम जानते हैं कि सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया जो कार्य होगा वो सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ही होगा। हम जानते हैं घर्षण बल ही होगा जिसके वजह से हमारी साइकिल रुकेगी। तो हम यहाँ पर जो बल हमने अभी न्यूमेरिकल पढ़ा है बल का,
सॉरी बल का जो फॉर्मूला पड़ा है उसके अकॉर्डिंग उसको इजीली निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। यस, एफ की वैल्यू में पता है कि बल कितना लगाया जाएगा, 200 न्यूटन का बल लगा रहा है कौन, सड़क, साइकिल पर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितने दूर जाके वो विस्थापित होगी, यानी जब सड़क ने साइकिल पर एक बल लगाया, उस बल की वजह से साइकिल पर विस्थापन हुआ 10 मीटर तक और फिर वो रुक गई, राइट। तो यहाँ पे 10 मीटर का विस्थापन हुआ। थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताइए मुझे, यहाँ पर सड़क है और इसके ऊपर साइकिल है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये विस्थापन हुआ, सॉरी ये बल है, विस्थापन, दोनों के बीच में एंगल है वो है 180 डिग्री का, बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो 180 मतलब कॉस पाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट -2000 जूल। यहाँ पर जो काम किया जाएगा वो नेगेटिव काम होगा, यानी ऐसा काम होगा जो कि ऋणात्मक होगा। हम जानते हैं घर्षण बल ऋणात्मक ही होता है, इस ऋणात्मक बल की वजह से जो साइकिल हो जाती है वो रुक जाती है, ठीक है। आई होप आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा कि इसी बल के द्वारा जो ये सड़क ने साइकिल पे लगाया, उसी बल के द्वारा वो साइकिल जो है वो घर्षण बल के द्वारा रुक जाती है। बी पार्ट में बढ़ते हैं। बी पार्ट में इसका अपोजिट पूछा गया है। अपोजिट ये पूछा गया है बी पार्ट में। अब आप बताइए कि क्या ये साइकिल जो थी, साइकिल ने सड़क पर कितना काम किया, ये हमसे पूछा गया। अगर आप याद कीजिए तो न्यूटन के थर्ड नियम के अकॉर्डिंग हमें ये तो पता है कि बल कितना होगा। क्या भी जान सकते हैं कि बल कितना होगा यहाँ पे? क्या साइकिल सड़क पर कोई बल लगाएगी? आंसर इज यस। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अगर सड़क साइकिल पर बल लगा रही है तो साइकिल भी सड़क पर बल लगाएगी। और कितना बल लगाएगी? यह जो बल लगाएगी सड़क द्वारा साइकिल पर लगाए गए बल के बराबर होगा, परंतु विपरीत दिशा में होगा। बल इक्वल होगा। हम जानते हैं कितना बल था जो सड़क साइकिल पर लगा रही थी, वो था 200 न्यूटन बल। 200 न्यूटन बल ही कौन लगाएगी? साइकिल भी सड़क पर लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, यानी -200 न्यूटन हो जाएगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पे बल नहीं पूछा गया, हमें यहाँ पे पूछा गया है कार्य, कि कितना कार्य किया जाएगा, आप बताइए। तो कार्य के लिए हम जानते हैं कि कार्य के लिए बल भी होना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए। हम जानते हैं बल तो लग रहा है, ऑफकोर्स बल लग रहा है न्यूटन के गति के थर्ड लॉ के अनुसार, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे विस्थापन हुआ? क्या जो साइकिल थी उसने सड़क को विस्थापित करा? कि कभी ऐसा हुआ है जब हम साइकिल चला रहे हैं रास्ते पर और जब हम उसे ब्रेक लगाते हैं तो जो सड़क थी वो अपनी जगह से हिल गई हो? क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है? द आंसर इज नो। ऐसा कभी नहीं होता है। सड़क जहां पर है वो वहीं पर रहती है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो क्या वहां पे वर्क डन होगा? द आंसर इज नो। वहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि किया गया कार्य शून्य होगा। कौन सा कार्य? साइकिल के द्वारा सड़क पर किया गया कार्य शून्य होगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या समझ में आ गया आपको, लेट्स सी। आपको ये समझ में आ गया है, भले ही ए पिंड ने बी पिंड पर एक बल लगाया, ए पिंड ने बी पिंड पर एक बल लगाया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के तृतीय नियम बी भी ए पर एक बल लगाएगी। क्या लगाएगी? बल लगाएगी, जो कि बराबर होगा उसके बल के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि कार्य भी वहां पर किया ही जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है वहां पे कार्य हो सकता है वहां पे कार्य ना हो, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये बात समझी है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। सो हमने जाना है कि बल कार्य आखिर कहते किसको है, राइट। हमने जाना है कार्य एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक जूल होता है, इसका सीजीएस जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, ठीक है। तो हमने ये भी जाना कि जरूरी नहीं है वहां पे कार्य हो, जो हमने लास्ट पॉइंट में देखा। कोई कार्य कब शून्य शून्य माना जाएगा वो हमने जाना। आवश्यक शर्तें ये थी कि आपको पता होना चाहिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, आपको न्यूटन के नियम पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, हम पढ़ेंगे उदाहरण 5.3, और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।